फिलिस्तीनी संगठन हमास के लड़ाकों ने इसराइल के भीतर घुसकर हमला किया। इस हमले में अब तक 700 लोगों की मौत हो चुकी है और कहा जा रहा है कि उन्होंने इसराइल के करीब 100 से भी ज़्यादा सैनिकों को बंधक बनाया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने इसे अपने मुल्क के खिलाफ युद्ध बताया है। इसराइल जवाब में गाज़ा पर लगातार हमले कर रहा है और इस हमले में सैकड़ों फिलिस्तीनियों की भी मौत हुई है, जिसमें बच्चे और औरतें भी शामिल हैं। इसराइल और फिलिस्तीनियों के इस टकराव पर पूरी दुनिया बटी हुई दिख रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इसराइल पर आतंकवादी हमला हुआ है और इस मुश्किल घड़ी में भारत इसराइल के साथ खड़ा है। भारत के भीतर लोगों की राय कमोवेश धार्मिक आधार पर बटी हुई दिख रही है। बीजेपी जहां खुलकर इसराइल का समर्थन कर रही है, तो वहीं बाकी पार्टियां फिलिस्तीनियों के अधिकारों की बात कर रही हैं। बीजेपी ने इसराइल पर हमास के हमले के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे हमास का कायराना आतंकी हमला करार देते हुए इसराइल के जवाबी हमले का समर्थन किया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने इसराइल के निर्दोष नागरिकों पर हुए हमलों की निंदा की है। साथ ही फिलिस्तीन के वैध राष्ट्रीय हितों का समर्थन करते हुए इसका हल बातचीत के जरिए से निकालने की वकालत की है। बीजेपी की हालिया रुख के जवाब में सोशल मीडिया पर लोग अटल बिहारी वाजपेयी का 46 साल पुराना एक वीडियो क्लिप शेयर कर रहे हैं। वायरल वीडियो 1977 में जनता पार्टी की विजय रैली का है, जिसमें वाजपेयी फिलिस्तीनियों का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। वाजपेयी कह रहे हैं, अरबों की जिस ज़मीन पर इसराइल कब्जा करके बैठा है, वो ज़मीन उसको खाली करनी होगी। ये कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है, तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा इसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पूरे मामले पर ट्वीट कर कहा, फिलिस्तीन के कब्जे वाले इलाके में शांति स्थापित होने की दुआ करता हूं। खुद को सनातनी कहने वाले चंदन कुमार शर्मा ने ट्विटर पर लिखा है, मैं चंदन शर्मा इसराइल जाने के लिए तैयार हूं। अगर भारत सरकार आदेश दे तो भारत का एक एक राष्ट्रवादी हिंदू इसराइल जाकर समर्थन करेगा और समर्थन में युद्ध लड़ेगा। हिंदुओं आप तैयार हैं, इसराइल के साथ 100 करोड़ हिंदू हैं। भारत इसराइल जिंदाबाद। भारत में इसराइल के राजदूत नायोर गिलोन ने कहा है कि भारत के भीतर से इसराइल को जोरदार समर्थन मिल रहा है और इसे लेकर वे शुक्रगुजार हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पश्चिम एशिया अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर अश्वनी कुमार महापात्रा कहते हैं, हमास आतंकवादी संगठन है और पीएम मोदी ने वही कहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि फिलिस्तीन पर भारत की नीति बदल गई है। जब जब इसराइल और हमास के बीच हिंसक संघर्ष हुआ, अधिकतर भारतीयों का समर्थन और विरोध धार्मिक लाइन पर बटा दिखा। बीजेपी नेता सोशल मीडिया पर खुलकर इसराइल के पक्ष में बोलते दिखे। ऐसा प्रतीत होता है कि सोशल मीडिया पर इसराइल का समर्थन करने वाले ज़्यादातर लोग हिंदू थे, वहीं बड़ी संख्या में मुसलमानों का समर्थन फिलिस्तीनियों के साथ रहा। मजहब के आधार पर फिलिस्तीन या इसराइल का समर्थन या विरोध करने वालों को यह समझना होगा कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी
इस जंग के शोले अगर जल्द नहीं बुझे तो यह पूरे मध्य पूर्व में फैल जाएंगे और इसका खामियाजा पूरे एशिया को झेलना पड़ेगा। जंग के ज्यादा दिनों तक चलने से जहां चीन को सबसे ज्यादा फायदा है तो वहीं भारत को सबसे ज्यादा नुकसान है। जहां चीन इससे एक बहुत बड़ी वैश्विक ताकत बनकर उभरेगा, वहीं तेल और गैस की मार से भारत को महंगाई का दंश झेलना होगा। निर्यात पर जो असर पड़ेगा वो अलग। शनिवार से अचानक मिडिल ईस्ट में खड़ा हुआ यह सैन्य संघर्ष दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती पैदा करने की कुव्वत रखता है। शनिवार से चल रहे 75 साल पुराने इस संघर्ष ने वैश्विक स्थिरता में एक नया मोड़ ला दिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार यूरोप में यूक्रेन जंग शुरू हुई जो अभी तक जारी है। रूस यूक्रेन जंग की वजह से लाखों लोग शरणार्थी बनकर यूरोप गए तथा तेल और गैस के दाम से यूरोप, अमेरिका तथा अन्य देश मुद्रास्फीति के कारण महंगाई से जूझ रहे हैं। कोरोना महामारी और रूस के 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण से तबाह दुनिया अभी संभल भी नहीं पाई है कि मिडिल ईस्ट के इस संघर्ष ने पूरी दुनिया को एक लंबे आर्थिक संकट में डाल दिया है। लोग मिडिल ईस्ट के संघर्ष को अपनी अपनी विचारधारा के मुताबिक पक्ष और विपक्ष से तर्क दे रहे हैं। नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव बनाकर सच को झूठ और झूठ को सच साबित कर रहे हैं। मगर लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि यह संघर्ष अगर लंबा चला और फिर कहीं 50 साल पहले वाला तेल संकट पैदा हो गया तो यूरोप और एशिया की बड़ी आबादी वाले देशों की अर्थव्यवस्था अगले 10 से 20 साल संकट में पड़ जाएगी। मिडिल ईस्ट में अगर शांति नहीं आई और मारकाट का सिलसिला बंद नहीं हुआ तो तेल और गैस तथा आर्थिक संकट सबको ले डूबेगा और चीन एक बहुत बड़ी वैश्विक ताकत बनकर हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।